नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल बोरिंग जेडी पर। आज हम आपके लिए लाए हैं 4 सच्ची और डरावनी कहानियां जो आपको रोंगटे खड़े कर देंगी। ये कहानियां इतनी रहस्यमयी हैं कि आप रात को अकेले सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, लाइट्स धीमी कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो पहली कहानी से शुरू करते हैं। कहानी 1। पुराना घर और रहस्यमयी साया। मैंने कुछ दिन अपने दोस्तों से मिलने के लिए पुणे में बिताए थे। मैं कोलकाता में रहता हूं, तो यह लगभग पूरे दिन की ड्राइव थी। पुणे में मेरे आखिरी दिन मेरा पुराना दोस्त तरुण ने मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कमेंट किया और पूछा कि मैं कब जा रहा हूं। मैंने कहा आज। उसने बताया कि वह पुणे से 1 घंटे की दूरी पर रहता है, जो मेरे घर की दिशा में ही पड़ता था। मैं तरुण से सालों से नहीं मिला था और सोचा कि उससे मिलना अच्छा रहेगा। उसने कहा कि मुझे रुकना चाहिए और मैंने कहा ठीक है, क्यों नहीं। मैंने अपने जीपीएस में तरुण का पता डाला और उसने करीब 1.5 घंटे का समय दिखाया। तरुण और मैं हाई स्कूल में दोस्त थे, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद हमारा संपर्क टूट गया था। हम सोशल मीडिया पर एक दूसरे को फॉलो करते थे, लेकिन सालों से बात नहीं हुई थी। जब मैं उसके घर पहुंचा तो मैंने देखा कि उसका घर थोड़ा पुराने जमाने का था। यह जर्जर नहीं था, बस पुराना। लकड़ी का बरामदा मेरे कदमों के नीचे चरमराया और जब उसने दरवाजा खोला तो मुझे पुरानी लकड़ी और किसी देहाती चीज की महक आई, जैसे जंगल में कोई पुरानी कुटिया हो। तरुण ने मेरा बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया, मुझे गले लगाया और अंदर खींच लिया। कुछ दोस्तियां उस समय के साथ भी उतनी ही सच्ची रहती हैं। घर का अंदरूनी हिस्सा भी बाहर जितना पुराना था, फर्नीचर ऐसा लग रहा था जैसे 70 के दशक से वहीं पड़ा हो, और लकड़ी के फर्श पर हर कदम के साथ हल्की चरमराहट होती थी। यह महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाके जैसा लग रहा था। यह अपने तरीके से आकर्षक था, जैसे समय में पीछे चले जाना। हम उसके लिविंग रूम में बैठे विस्की पीते हुए जिंदगी के बारे में बातें करने लगे। तब तक शाम के 5 बज चुके थे। एक पैक 2 में बदला, 2 3 में, और पता ही नहीं चला कब मैं नशे में धुत हो गया। शराब की गर्मी ने कमरे को छोटा, आरामदायक लेकिन थोड़ा भारी बना दिया। घंटे मिनटों की तरह बीत गए। हम इतने मजे से बातें कर रहे थे कि आखिरकार उसने वही सवाल पूछा जो मुझे पता था वह पूछेगा। अरे भाई, तुझे घर तक लंबी ड्राइव करनी है, क्यों ना आज रात यहीं रुक जा, उसने कहा। मैं थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन वह सही था। मैं ड्राइव करने की हालत में नहीं था। मैंने कहा हाँ, अच्छा विचार है, और पूछा कि क्या मैं इसी सोफे पर सो जाऊंगा। उसने कहा नहीं, मेरे पास एक अतिरिक्त कमरा है, कुछ खास नहीं है, लेकिन सोफे से बेहतर है। मेरे लिए यह काफी था। हमने कुछ चाइनीज खाना ऑर्डर किया और थोड़ी देर बाद उसने मुझे एक छोटे गलियारे से अतिरिक्त कमरे तक ले गया। मैं इतना नशे में था कि कमरे के अंदर का ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे याद है कि कमरे की हवा स्थिर थी, जैसे वह लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ हो। मैं अपने आसपास को समझ पाता इससे पहले ही बिस्तर पर गिर पड़ा। रात के किसी समय में जागा। मेरा मुंह सूखा था, सिर चकरा रहा था और कमरा अंधेरा था, सिवाय खिड़की की झिलमिलाती चांदनी के। तभी मेरी नजर उस पर पड़ी। कमरे के कोने में अलमारी के दरवाजे पर कुछ लटक रहा था। पहले तो यह एक लंबा काला कोट लगा जो कोट रैक पर टंगा हो, लेकिन जैसे ही मेरी आंखें अंधेरे में ढलीं, उसका आकार कुछ गलत सा लगा। ऊपरी हिस्सा चौड़ा था, जैसे कंधे हों, और जिस तरह वह लटक रहा था वह कपड़े से ज्यादा एक साए जैसा लग रहा था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे याद नहीं था कि बिस्तर पर आने से पहले मैंने इसे देखा था, लेकिन मैं नशे में था, शायद ध्यान नहीं दिया। मैंने करवट बदली, इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। यह बस एक कोट था और कुछ नहीं, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने फिर से देखा, वह अभी भी वहां था। मैंने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद को सोने के लिए मजबूर किया। पता नहीं मैं कब तक सोया, लेकिन फिर जागा। इस बार सिर्फ असहजता ने नहीं, बल्कि एक आवाज ने मुझे नींद से खींचा। धीमी, हल्की चरमराहट, जैसे कोई पुराने लकड़ी के फर्श पर
सावधानी से चल रहा हो। मेरी आंखें खुल गईं। अब कमरे में हल्की रोशनी थी। सुबह की पहली किरणें खिड़की से आ रही थीं। मैंने सिर घुमाया और मेरा पेट सिकुड़ गया। वह कोट गायब था। मैं इतनी तेजी से उठा कि मेरा सिर चकरा गया। मेरा शरीर डर और बचे हुए नशे के मिश्रण से गूंज रहा था। मैंने कमरे को स्कैन किया। मेरा दिल मेरी पसलियों से टकरा रहा था। कोने में कुछ भी नहीं था, बस एक खाली अलमारी का दरवाजा। मैंने चादर फेंकी और तरुण के कमरे की ओर भागा। वह खर्राटे ले रहा था, मेरे अंदर चल रहे डर के तूफान से पूरी तरह बेखबर। मैंने उसे हिलाकर जगाया, जो काफी मुश्किल था क्योंकि वह भी नशे में था। आखिरकार वह जागा, बहुत उलझन में, आंखें मलते हुए। वो कोट, मैंने हांफते हुए कहा। अतिरिक्त कमरे में कोट रैक पर जो था, उसने मुझे भ्रमित होकर देखा। कौन सा कोट? उसने कहा। वो काला कोट जो अलमारी के दरवाजे पर लटक रहा था। ये लगभग इंसान जैसा दिख रहा था। तरुण अब और जाग गया। मेरे पास कोई काला कोट नहीं है भाई। उस कमरे में तो कोट रैक भी नहीं है, उसने कहा। मैं उसे घूरता रहा, उम्मीद कर रहा था कि वह कहेगा कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन उसका चेहरा गंभीर रहा। आ चल देख, मैंने कहा। उसने आह भरी, लेकिन उठा और मेरे साथ अतिरिक्त कमरे में आया। मैंने उस सटीक जगह की ओर इशारा किया। यह यहीं था, मैंने कहा। तरुण ने सिर खुजाया। उसने पूछा कि क्या मुझे यकीन है कि मैंने सपना नहीं देखा, लेकिन मैंने कहा कि मुझे पता है जो मैंने देखा। मेरी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मैं जागा और यह यहां था, फिर दोबारा जागा और यह गायब था, मैंने कहा। हम कुछ पल कमरे में खड़े रहे। दोनों को वही डरावनी खामोशी महसूस हुई। तरुण ने आखिरकार सांस छोड़ी और सिर हिलाया, यह कहते हुए कि हमें घर की जांच करनी चाहिए। हमने हर कमरे, हर अलमारी, हर कोने को देखा। कुछ भी नहीं। कोई जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं, कोई अजीब कोट नहीं, कुछ भी नहीं जो बता सके कि मैंने क्या देखा। आखिरकार तरुण ने मुझे समझाने की कोशिश की कि शायद मैं आधे सपने की हालत में था, जो नहीं था उसे देख रहा था। मैं सचमुच ऐसा मानना चाहता था। मैं उस विकल्प के बारे में सोचना नहीं चाहता था। जैसे ही सूरज पूरी तरह निकला, मैंने अपना सामान लिया, अलविदा कहा और सड़क पर निकल पड़ा। मुझे लगभग अपराध बोध हुआ कि मैं उसे अकेला छोड़कर जा रहा हूं। कोलकाता वापस जाते हुए मेरा दिमाग उस पल को बार बार दोहराता रहा। कोने से मुझे घूरता हुआ वह कोट जैसा साया और सुबह उसका गायब हो जाना। शायद तरुण ने मुझ पर कोई क्रूर मजाक किया, लेकिन आज तक उसने कुछ भी कबूल नहीं किया। तो मुझे शक है, या शायद, बस शायद, उस घर में कोई था जो मुझे सोते हुए देख रहा था और सुबह होने से पहले चला गया। कहानी 2। जंगल में एक भयानक रात। यह तब की बात है जब मैं 18 साल का था। मैं अपने माता पिता और अपनी दोस्त अनन्या के साथ एक ट्रिप पर था। यह कहानी हिमाचल प्रदेश में हुई, जब हम एक रोड ट्रिप पर थे। मेरे माता पिता, अनन्या और मैं एक घरेलू यात्रा पर जा रहे थे और हमारे घर से 8 घंटे की ड्राइव थी। प्लान था कि हम एक थीम पार्क जाएंगे और किसी कैंपस साइट पर रुकेंगे, लेकिन हमने कोई बुकिंग नहीं की थी। जिस दिन हम शहर पहुंचे जहां थीम पार्क था, हमने अगले दिन वहां जाने का फैसला किया, तो हमें रात के लिए जगह चाहिए थी। हमारे पास कार में टेंट थे, तो मेरे पापा ने ऑनलाइन पास की कैंप साइट ढूंढी। उन्हें एक अच्छी और नजदीकी जगह मिली, तो उन्होंने फोन किया। दुर्भाग्य से उस दिन एक बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट था और कैंप साइट पूरी तरह बुक थी। चूंकि हमने पहले से जगह नहीं ली थी, हमारे लिए कोई जगह नहीं बची। पापा ने और जगहों पर फोन किया, लेकिन कोई सस्ती और थीम पार्क के पास कैंप साइट नहीं मिली। हमारा एकमात्र विकल्प था कि जंगल में कहीं कैंप लगाए। हमने जीपीएस को जंगल के सबसे नजदीकी पार्किंग क्षेत्र के लिए सेट किया ताकि पार्किंग फाइन से बच सके। आखिरकार हमें एक नेचर रिजर्व में जगह मिली। जब हम वहां पहुंचे, कुछ लोग आसपास थे, तो हमने पूछा कि क्या यहां टेंट लगाना ठीक है और क्या यह रुकने के लिए अच्छी जगह है। एक महिला जो हाइकिंग कर रही थी ने कहा कि यह सोने के लिए अच्छी जगह है और यहां पार्किंग अटेंडेंट नहीं आते। इसके आधार पर हमने उस छोटे सुनसान बजरी वाले पार्किंग लॉट में रुकने का फैसला किया। हम जंगल से घिरे थे और 10 मिनट की पैदल दूरी पर एक झील थी। पहले हमने सोचा कि झील के किनारे टेंट लगाए, लेकिन मुझे लगा
कि पार्किंग लॉट में कैंप करना बेहतर होगा। जब हम कार से बाहर निकले तो मैंने देखा कि पार्किंग लॉट में दूर एक अकेली कार खड़ी थी। वह खराब हालत में दिख रही थी और अंदर कोई नहीं था। मुझे यह अजीब लगा क्योंकि शाम हो चुकी थी और न झील पर कोई था, न जंगल में हाइकिंग कर रहा था। फिर भी मैंने ज्यादा नहीं सोचा। मैंने अपने माता पिता के साथ टेंट लगाने में मदद की। वे एक टेंट में सो रहे थे, जबकि अनन्या और मैंने दूसरा टेंट शेयर किया। दोनों टेंट एक दूसरे के पास थे। टेंट लगाने में थोड़ी मेहनत के बाद हमने काम पूरा किया। अनन्या और मैंने अपने टेंट को आरामदायक बनाया, यूट्यूब देखा और नमकीन खाया। तब तक रात के 11 बज चुके थे। हम अगले दिन थक न जाए, इसलिए जल्दी सोना चाहते थे। करीब आधी रात को हम सोने की तैयारी कर रहे थे। मेरे माता पिता अपने टेंट में सो चुके थे। अनन्या और मैं टिकटॉक स्क्रॉल कर रहे थे। तभी हमें पार्किंग लॉट से एक धातु की आवाज सुनाई दी। यह ऐसा लगा जैसे कोई फावड़ा बजरी पर फेंका गया हो। हम दोनों डर से उछल पड़े और एक दूसरे से पूछा कि यह क्या हो सकता है। टेंट की खिड़की से झांकने की हिम्मत न करते हुए हम चुप रहे और सुनते रहे। आवाज उसी दिशा से आई थी जहां वह खाली कार थी। फिर हमें लगा कि फावड़ा कार की डिक्की में फेंका गया और डिक्की जोर से बंद हुई। हम चुपचाप बैठे रहे, हमारे दिल जोर से धड़क रहे थे। फिर हमने सुना कि कार तेजी से भागी, जैसे कोई जल्दी से भाग रहा हो। मैंने पास के शहर में रहने वाले दोस्त को मैसेज किया, उसे बताया कि हम कहां रुके हैं। उसने जवाब दिया कि पास की झील खतरनाक है, वहां संगठित अपराधी अक्सर गैर कानूनी काम करते हैं। हमें पहले इसका कोई अंदाजा नहीं था। उसका मैसेज पढ़कर मुझे ठंड और बेचैनी महसूस हुई। कार के जाने के बाद 10 मिनट तक खामोशी रही। अनन्या और मैं थोड़ा शांत होने लगे थे। तभी अचानक जंगल से एक पुरुष की सबसे डरावनी, खून जमा देने वाली चीख सुनाई दी। हम पूरी तरह डर गए। मैंने तुरंत मम्मी को मैसेज किया कि हमने अभी एक जोरदार चीख सुनी। जब उनका जवाब नहीं आया तो मैंने उन्हें फोन किया। आखिरकार उन्होंने जवाब दिया और कहा कि ना उन्हें ना पापा को कुछ सुनाई दिया। उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि शायद यह कुछ गंभीर नहीं है, लेकिन उस पल मुझे कोई सामान्य वजह नहीं सूझी कि कोई ऐसे चीखे। अनन्या और मैं कंबल में दुबक गए, डरे हुए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हर मिनट 1 घंटे जैसा लग रहा था। आधी रात होने के बावजूद हम डर के मारे सो नहीं पा रहे थे। अचानक सब कुछ डरावने ढंग से शांत हो गया। फिर मेरा खून ठंडा पड़ गया। मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। कोई हमारे टेंट के आसपास चुपके से चल रहा था। अनन्या और मैं डर से जम गए। मैंने फोन नीचे रख दिया ताकि उसकी रोशनी टेंट को न जलाए। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था और मुझे अपनी नब्ज सुनाई दे रही थी। जंगल में आधी रात को हमारे टेंट के आसपास किसी के चलने की कोई तार्किक वजह नहीं थी। कदम पहले हमारे टेंट के पास आए, फिर मम्मी पापा के टेंट की ओर गए और फिर हमारी कार के पास, जो पास में खड़ी थी। वह रुका और शायद हमारे टेंट को देख रहा था। एक पल के लिए पूरी खामोशी छा गई। फिर मुझे वही कार वापस आती सुनाई दी। उसकी हेडलाइट्स ने हमारे टेंट को रोशन कर दिया और अनन्या और मैं जल्दी से लेट गए ताकि कोई हमें न देखे। मैंने हिम्मत जुटाकर टेंट की छोटी खिड़की से झांका। मैंने कार का दरवाजा जोर से बंद होते देखा। फिर वह फिर से तेजी से चली गई। जब वह चला गया तो मुझे थोड़ी राहत मिली। मैं जहां से देख रहा था वहां से सड़क दिख रही थी। 5 मिनट बाद मैंने एक और कार को तेजी से आते देखा। यह पुलिस की गाड़ी थी जो उसी दिशा में तेजी से गई जिधर वह कार गई थी। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अनन्या और मैं अभी भी डरे हुए थे, तो हमने कार में जाकर ताला लगा लिया ताकि सुरक्षित महसूस करें। मैं सुबह 5 बजे तक जागता रहा, जंगल पर नजर रखते हुए, जबकि अनन्या मेरे पास सो गई। करीब 1 घंटे बाद हम टेंट में लौटे और थकान से सो गए। सुबह 9 बजे हम जागे, पूरी तरह थके हुए। मैंने मम्मी को सब बताया और उन्होंने कहा कि उन्हें भी कदमों की आवाज सुनाई दी थी। जब वह शख्स उनके टेंट के पास था तो उन्हें भारी सांसों की आवाज भी सुनाई दी थी, जैसे हॉरर फिल्मों में डरावने फोन कॉल में होती है। वह भी डर गई थी, लेकिन पापा पूरी रात सोते रहे
तो हमें उन्हें सारी कहानी बतानी पड़ी। बिना देर किए हमने अपना सामान और टेंट समेटे और जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल गए। कोई भी वहां और रुकना नहीं चाहता था। उस भयानक रात के बावजूद हमने उस दिन थीम पार्क में अच्छा समय बिताया। लेकिन उस शाम मैंने उस जंगल के बारे में रिसर्च की जहां हम रुके थे। जो मुझे पता चला उसने मेरा पेट सिकोड़ दिया। हमारे आने से कुछ समय पहले वहां एक शख्स की हत्या हुई थी, गैंग से जुड़े झगड़े में चाकू मारकर। और भी परेशान करने वाली बात, उस झील से 2 लोग लापता हो गए थे और कभी नहीं मिले। मैं इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। क्या वह शख्स जो हमारे टेंट के आसपास घूम रहा था कोई खतरनाक इंसान था जो देख रहा था कि कोई गवाह तो नहीं? क्या हम अनजाने में खतरे में थे? आज भी मैं उस रात के बारे में सोचता हूं। वह खौफनाक चीख किसने मारी और जंगल में आधी रात को फावड़े का क्या काम था? और पुलिस, वे किसका पीछा कर रही थी? शायद मुझे कभी पता न चले। ये कहानी आज भी मुझे परेशान करती है, हालांकि तब मैं बहुत छोटा था। तो दोस्तों, ये थीं आज की 4 सच्ची और डरावनी कहानियां। आपको सबसे डरावनी कौन सी लगी? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और कहानियां आपके पास सबसे पहले पहुंचें। घंटी का आइकन भी दबा दें, क्योंकि अगले हफ्ते हम ला रहे हैं कुछ और रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और रात को अकेले बाहर न जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।